दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में मदन नाम का गरीब किसान रहता था। मदन का अपनी बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद मदन को घर और बेटी की जिम्मेदारी अकेले ही संभालनी पड़ती थी। मदन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रहा था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। गांव में सभी की फसल सूख गई। फसल सूख जाने के कारण मदन के पास अब कमाई का कोई साधन नहीं था। उसके पास जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई थी। पैसों की कमी के कारण कुछ समय से उसने अपनी बेटी मिनी के स्कूल की फीस भी नहीं दी थी। इसी चिंता में एक दिन मदन घर में बैठा हुआ था। तभी उसको दुखी देखकर उसकी बेटी उसके पास आई। मिनी ने मदन से पूछा, पिताजी आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या कोई बात है? मदन ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बैठा हूँ। लेकिन मिनी समझ गई थी कि कोई ना कोई बात जरूर है, इसलिए वो बोली, पिताजी आप परेशान तो जरूर है, लेकिन आप मुझे नहीं बता रहे। मदन ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम्हें पता है इस साल अकाल पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई है और जो मेरे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म होने वाली है। इसलिए अगली फसल आने तक घर का खर्चा कैसे चलाऊं, बस यही सोचकर परेशान हूँ। मिनी ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, आपकी मदद करने के लिए मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। मदन ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा। फिर मिनी ने मदन से कहा, पिताजी इस समय कहना सही नहीं है, लेकिन स्कूल के मास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। मदन ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम उसकी चिंता मत करो, मैं 1-2 दिन में किसी तरह तुम्हारी फीस भर दूंगा। उसके बाद मिनी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मदन सोचने लगा, मिनी को मैंने बोल तो दिया है कि 1-2 दिन में फीस भर दूंगा, लेकिन मेरे पास तो घर के खर्चे तक के पैसे नहीं है। इसी चिंता में वो सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और मन ही मन बोला, लगता है इस बार मुझे लाला खुशीराम से पैसे कर्ज के तौर पर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो ना तो मैं घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही मिनी की फीस भर पाऊंगा। लाला खुशीराम बहुत ही लालची और ठग किस्म का आदमी था, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ब्याज पर पैसे देता था। जब गांव वाले उसके पैसे नहीं चुका पाते थे तो वो उनके खेत और घर पर कब्जा कर लेता था। अगली सुबह मदन लाला खुशीराम के घर पहुंच गया। खुशीराम ने उसे देखकर पूछा, कहो मदन, अचानक कैसे आना हुआ? मदन ने कहा, सेठ जी आपको पता है कि गांव में अकाल पड़ा है, जिसकी वजह से मेरी पूरी फसल खराब हो गई है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का दूसरा साधन नहीं है। और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर का खर्च चलाने के भी पैसे नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे दे। मैं धीरे धीरे आपके पैसे वापस कर दूंगा। खुशीराम ने मदन की बात सुनकर कहा, भाई मदन, मैं पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें तो पता है मेरे बारे में, मैं असूलों का पक्का आदमी है। अगर तुमने समय पर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर और जमीन पर कब्जा कर लूंगा। खुशीराम की बात सुनकर मदन सोचने लगा कि सेठ से पैसे ले तो लूंगा, लेकिन अगर समय पर न चुका पाया तो
ये मेरा घर और जमीन छीन लेगा, लेकिन अगर इससे पैसे नहीं लूंगा तो मिनी की स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने खुशीराम से पैसे लेने का फैसला किया। खुशीराम ने उसे पैसे दे दिए। पैसे लेकर मदन ने खुशीराम से कहा, सेठ जी, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको तुरंत वापस कर दूंगा। खुशीराम बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात याद रखना, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी जमीन और घर मेरा हो जाएगा। मदन बोला, ठीक है सेठ जी। उसके बाद वो अपने घर की चला गया। घर पहुंचकर उसने मिनी को आवाज लगाई। पिता की आवाज सुनकर मिनी बाहर आई और बोली, पिताजी बताइए क्या काम है। मदन बोला, बेटा तुम कल फीस की बात कर रही थी ना, वो मैं ले आया हूँ। पिता की बात सुनकर मिनी ने कहा, लेकिन पिताजी आप कल कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप पैसे कहाँ से लाए। मदन ने कहा, बेटी ये पैसे मैंने लाला खुशीराम से कर्ज लिए हैं। मदन की बात सुनकर मिनी ने कहा, लेकिन पिताजी वो सेठ तो बहुत शैतान है, वो तो लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है। मदन ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी मैं जानता हूँ, लेकिन इस समय हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारे स्कूल की फीस भरने भी जरूरी थी। तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं कल से सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बाजार में बेचा करूंगा, और जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे मैं सेठ के पैसे वापस कर दूंगा। अगले दिन से मदन सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बाजार में बेचने लगा। मदन की किस्मत अच्छी थी, उसकी दुकान पहले दिन से ही चलने लगी। मदन जब सब्जी बेच रहा था तभी वहां पर सोहन आया। सोहन भी मदन की तरह किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, लेकिन उसके पास बहुत सारी जमीन थी, जिस कारण अगर किसी साल उसकी फसल बर्बाद हो भी गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोहन को गांव के दूसरे लोगों की जमीन खरीदने की आदत थी। सोहन की नज़र मदन की जमीन पर भी थी। सोहन ने जब मदन को सब्जी बेचते हुए देखा तो वो सोचने लगा, लगता है इस बार अकाल पड़ने के कारण मदन की हिम्मत टूट गई है, इसलिए वो खेती छोड़कर सब्जी बेच रहा है। ये सही मौका है इसकी जमीन खरीदने का। इससे एक बार बात करके देखता हूँ, शायद ये अपनी जमीन मुझे बेच दे। सोहन उसी समय मदन के ठेले के पास पहुँच गया और बोला, भाई मदन, तुम सब्जी बेच रहे हो, क्या खेती बाड़ी छोड़ दी है। मदन ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों भाई सोहन, मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता तो है इस बार अकाल पड़ने के कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, और अब अगली फसल तक किसी न किसी तरह तो घर का खर्चा चलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सब्जी का ठेला लगाया है। मदन की बात सुनकर सोहन ने कहा, लेकिन भाई तुम तो कल तक कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर सब्जी का ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आए। मदन ने कहा, भाई सच में मेरे पास घर के राशन तक के पैसे नहीं थे, और ऊपर से मिनी के स्कूल की फीस भी भरनी थी, इसलिए खुशीराम से पैसे कर्ज के तौर पर ले लिए, जिससे मैंने मिनी के स्कूल की फीस भी भर दी और बचे हुए पैसों से ये सब्जी का ठेला लगा लिया। मदन की बात सुनकर सोहन खुश हो गया, क्योंकि उसे मदन की जमीन खरीदनी थी और मदन जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा, ये तो अच्छा हुआ इसने खुशीराम से पैसे कर्ज के तौर पर लिए हैं, अब ये कर्ज चुका नहीं पाएगा और उसके बाद खुशीराम इससे जमीन छीन लेगा, फिर खुशीराम से जमीन मैं खरीद लूंगा। सोहन मदन की बात सुनकर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने दुख जता रहा था। फिर सोहन बोला, लेकिन भाई तुम्हें पता है ना, खुशीराम ठग किस्म का आदमी है, वो तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लेगा। मदन उसकी बात सुनकर बोला, भाई मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये तो तब होगा ना जब मैं उसके पैसे वापस नहीं करूँगा।
मैं जानता हूँ कि अब मैं अगली फसल तक तो कुछ और कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा है कि तब तक सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ। इससे जो फायदा होगा उसमें से कुछ पैसे घर खर्चे में काम आएंगे और कुछ पैसे बचाकर सेठ के पैसे वापस कर दूंगा। मदन की बात सुनकर सोहन मन ही मन सोचने लगा, मदन बोल तो सही रहा है, क्योंकि इसकी सब्जी की दुकान तो अच्छी चल रही है और अगर आगे भी ऐसे चलती रही तो ये बहुत जल्दी खुशीराम के पैसे वापस कर देगा। और अगर इसने खुशीराम के पैसे वापस कर दिए तो फिर मैं इसकी जमीन कैसे खरीदूंगा। सोहन ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने मदन के सामने कुछ जाहिर नहीं किया। फिर सोहन ने कहा, अच्छा मदन भाई मैं चलता हूँ, अगली फसल आने तक मैं भी सोचता हूँ कुछ ना कुछ कर ही लूँ। ये कहकर सोहन वहाँ से चला गया। रास्ते में जाते जाते वो मदन की जमीन हड़पने का उपाय सोचने लगा और मन ही मन बोला, मेरे पास अच्छा मौका है मदन की जमीन खरीदने का, पर जिस तरह से उसकी दुकान चल रही है मुझे लगता है वो जमीन मैं नहीं ले पाऊंगा। फिर उसने कुछ सोचा और खुशीराम के पास चल दिया। खुशीराम के घर पहुंचकर वो सीधा मदनलाल की जमीन के बारे में उससे बात करता है और कहता है, मैंने सुना है मदन ने तुमसे पैसे कर्ज लिए हैं। खुशीराम बोला, हाँ भाई अभी कल ही लेकर गया है। फिर सोहन बोला, और तुमने उसको ये भी बता दिया है ना कि अगर वो तुम्हारे पैसे नहीं देगा तो उसका घर और जमीन तुम्हारी हो जाएगी। खुशीराम बोला, हाँ भाई मैंने उसे पहले ही बोल दिया है। और कहाँ है, अगर उसने पैसे मुझे समय पर नहीं वापस किए तो मैं उसकी खेती की जमीन के साथ साथ उसका घर भी अपने नाम कर लूंगा। सोहन खुशीराम की बात सुनकर बोला, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर खुशीराम ने पूछा, क्या हुआ सोहन भाई, क्या तुम उसकी जमीन खरीदना चाहते हो? सोहन बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मुझे उसकी जमीन चाहिए। मैंने कई बार उससे वो जमीन खरीदने की कोशिश की लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन इस बार अच्छा मौका है उसकी जमीन खरीदने का। खुशीराम बोला, अब तो उसे जमीन के बारे में तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो जमीन मेरे नाम हो जाएगी। फिर तुम सीधा मुझसे बात करना उस जमीन के बारे में। सोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। खुशीराम उसकी बात सुनकर बोला, ये तुम क्या कह रहे, इस बार तो भयंकर अकाल पड़ा है, अगली फसल आने में अभी बहुत समय है, तो वो अपना कर्जा कैसे चुका पाएगा? तब सोहन बोला, उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उनसे उसने गांव में सब्जी का ठेला लगा लिया है और मैं खुद देख कर आ रहा हूँ, उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और अगर इसी तरह उसकी सब्जियां बिकती रही तो वो कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर देगा। सोहन की बात सुनकर खुशीराम भी थोड़ा चौंक गया। फिर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो सोहन भाई, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो उसका घर और उसकी जमीन दोनों मेरे हाथ से चली जाएगी। सोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं भाई, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, पर उसके बदले में तुम्हें उसकी जमीन मुझे देनी पड़ेगी। सोहन की बात सुनकर खुशीराम बोला, मुझे ये बात मंजूर है, बताओ क्या उपाय है? तब सोहन ने कहा, तुम रोज मदन से अपने पैसों के बारे में तकाजा करते रहना और जैसे ही वो कहे कि 1-2 दिनों में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, तुम उसी वक्त मुझे बता देना, हम दोनों मिलके उसके सारे पैसे चुरा लेंगे। हुए वो तुम्हें पैसे वापस नहीं कर पाएगा और फिर उसका घर और जमीन तुम्हारी हो जाएगी और चुराए हुए पैसे भी तुम रख लेना, इससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और घर भी।
बदले में तुम मुझे उसकी जमीन दे देना। सोहन का उपाय सुनकर खुशीराम सोचने लगा, बात तो ये सही कह रहा है, इसमें तो मेरा फायदा ही फायदा है। मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही मदन का घर भी। उसने सोहन से कहा, भाई मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं थोड़े थोड़े दिनों में मदन से पैसों के बारे में तकाजा करता रहूंगा और जैसे मुझे लगेगा कि उसके पास पैसे जमा हो गए, मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद सोहन अपने घर चला गया। अगले दिन खुशीराम मदन से मिलने बाजार गया। खुशीराम जब मदन के ठेले के थोड़ी दूर तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। इतनी भीड़ को देखकर खुशीराम सोचता है, सोहन सही कह रहा था, इस मदन की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे में तो वो मेरा पैसा बहुत जल्दी वापस कर देगा। जैसे ही ठेले से भीड़ कम हुई तो खुशीराम मदन से मिलने पहुंच गया और मदन से बोला, भाई तुम्हारी सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। मदन ने उसकी बात सुनकर कहा, सेठ जी बस जो कुछ भी है आपकी वजह से है। खुशीराम उसकी बात सुनकर बोला, मदन भाई तुम मुझे क्यों धन्यवाद बोल रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत थी और मैंने दे दिए। ये सब तुम्हारी मेहनत है और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो तो तुम मुझे वापस कर ही दोगे। मदन उसकी बात सुनकर बोला, हाँ सेठ जी, मेरे पास जैसे ही पैसे इकट्ठे होंगे मैं आपको तुरंत वापस कर दूंगा। फिर जाते हुए खुशीराम बोला, फिर भी मदन भाई तुम्हें कितना समय और लगेगा पूरे पैसे इकट्ठे करने में? मदन बोला, सेठ जी अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो 1 महीने में मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। खुशीराम उसकी बात सुनकर बोला, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कहकर खुशीराम वहां से चला गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मदन अपनी दुकान से काफी फायदा कमा रहा था। अभी खुशीराम को कुछ ही दिन हुए थे मदन से मिले हुए। एक दिन वो फिर से मदन से मिलने पहुंच गया और जाकर उससे उसका हाल चाल पूछा। मदन ने खुशीराम की बात सुनकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। उसकी बात सुनकर खुशीराम बोला, मदन भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तुम मेरे पैसे बहुत जल्दी वापस कर दोगे। खुशीराम की बात सुनकर मदन बोला, हाँ सेठ जी कुछ पैसे तो इकट्ठे हो गए हैं, अभी थोड़े बाकी है, जैसे ही पूरे हो जाएंगे आपको लाकर दे दूंगा, लेकिन अब महीना नहीं लगेगा, शायद थोड़ा पहले ही हो जाएगा। खुशीराम बोला, ठीक है भाई, लेकिन याद रखना सारे पैसे एक साथ ही देने हैं। फिर खुशीराम वहां से चला गया, पर जाते हुए मदन उसको सोहन के साथ देख लेता है, लेकिन मदन को अभी तक उनकी साजिश के बारे में पता नहीं था। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते मदन कुछ दिनों में सारे पैसे जमा कर लेता है। अब सिर्फ ब्याज के पैसे रह गए थे। उसने सोचा कि चलो जितने पैसे खुशीराम से लिए थे वो तो जमा हो गए हैं, बस अब 2-3 दिन और लगेंगे ब्याज के पैसे जमा करने के लिए, फिर खुशीराम के पैसे वापस कर दूंगा। अगले दिन जब मदन अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा था तो उसी समय वहां खुशीराम पहुंच गया। मदन ने उसको देखा तो बोला, कहिए सेठ जी कैसे आना हुआ? खुशीराम बोला, कुछ नहीं भाई, बाजार में कुछ लोगों से पैसे लेने थे तो वही लेने आया हूँ, और तुम्हारा ठेला भी पास में था इसलिए सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। और बताओ क्या हुआ, क्या मेरे पैसे जमा हो गए या अभी कुछ समय लगेगा? खुशीराम को फिर से पैसों के बारे में पूछता देखकर मदन सोचने लगा, ये सेठ जी हर 3-4 दिनों के बाद पैसों के बारे में पूछने क्यों आ जाते हैं? मदन बोला, नहीं सेठ जी, आपके पूरे पैसे तो जमा कर लिए हैं, बस ब्याज के पैसे रह गए हैं, वो भी 2-3 दिनों में हो जाएंगे और पैसे इकट्ठे होते ही मैं खुद आकर आपको दे जाऊंगा।
मदन की बात सुनकर खुशीराम सोचने लगा, अब समय आ गया है सोहन को इसके बारे में बताने का, ताकि वो इसके यहाँ चोरी कर ले। फिर खुशीराम वहाँ से चला गया। खुशीराम जब मदन की दुकान से वापस जा रहा था तो इस बार मदन खुशीराम को फिर से सोहन के साथ देख लेता है। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचने लगा, ये खुशीराम जब भी मेरे पास से जाता है तो हर बार उसे सोहन भाई कहाँ से मिल जाते हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इन दोनों का पीछा करके देखता हूँ। मदन ने दुकान अपने पड़ोसी को संभालने के लिए कहा और फिर मदन उनके पीछे पीछे चल दिया। मदन के ठेले से थोड़ी दूर जाने पर दोनों रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। मदन पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। सोहन सेठ खुशीराम से पूछ रहा था कि खुशीराम जी कितना समय और लगेगा मदन को पैसे जमा करने में। खुशीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई तुम आज रात की तैयारी कर लो मदन के घर से पैसे चुराने की, क्योंकि मदन ने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, सिर्फ ब्याज के पैसे जमा करने रह गए हैं। सोहन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हो खुशीराम जी? इसका मतलब मदन ने जितने पैसे तुमसे लिए थे उतने पैसे उसने इकट्ठे कर लिए हैं। खुशीराम बोला, हाँ भाई यही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ब्याज के पैसे बाकी है। तब सोहन बोला, ठीक है खुशीराम जी, फिर आज रात ही हम दोनों उसके घर से पैसे चुरा लेंगे, फिर आप उससे कल पैसे मांगने चले जाना। खुशीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन मदन ने मुझे कहा है कि उसे ब्याज के पैसे जमा करने के लिए 1-2 दिन लगेंगे। अभी फिर कल मैं उसके पास कैसे जा सकता? सोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम कल उसके पास जाकर पैसे जरूर मांगना और उसको कहना मुझे पैसे जरूरी चाहिए, और अगर वो मना करने लगे तो उसे 1 दिन का समय और दे देना, और ये भी कहना कि अगर 1-2 दिन तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा घर और तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। 1-2 दिन में तो वो इतने पैसे जमा कर नहीं सकता और इस तरह वो खुद परेशान होकर अपना घर और जमीन तुम्हारे नाम कर देगा। खुशीराम सोहन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह भाई, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है, क्या दिमाग पाया है तुमने। ठीक है, तुम फिर आज रात की तैयारी करो और मैं कल की तैयारी करता हूँ। पेड़ के पीछे खड़े मदन ने उनकी सारी बातें सुनी। वो ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, ये दोनों तो मेरे घर और जमीन को हड़पने की बात कर रहे थे। मदन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसलिए वो उसी समय अपने घर पहुंच गया। मदन गहरी चिंता में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी वहां उसकी बेटी मिनी आती है और मदन से पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हो? मदन अपनी बेटी की बात सुनकर बोला, हाँ बेटी, एक परेशानी तो है। मदन अपनी बेटी को पूरी बात बता देता है जो उसने खुशीराम और सोहन को करते हुए सुना था। मिनी ने मदन की बात सुनकर कहा, पिताजी क्या आपने इसका कुछ उपाय सोचा है? मदन बोला, नहीं बेटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मिनी ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी मेरे पास एक तरकीब है जिससे सेठ और सोहन दोनों को सबक मिल जाएगा। मदन ने पूछा, बेटी क्या तरकीब है? मिनी अपने पिता के कान में कुछ कहती है। मदन उसकी तरकीब सुनकर पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो कहती है, पिताजी जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही उनके साथ होना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगले दिन शाम के समय सोहन खुशीराम के पास पहुंचा और जाकर उसको बोला, भाई खुशीराम, हम दोनों इकट्ठे होकर मदन के घर चलेंगे, तुम बाहर खड़े रहना, मैं अंदर जाकर पैसे चुरा लूंगा। खुशीराम ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर जब सोहन ने बहुत जिद की तो मान गया। उसने सोचा, मैंने कौन सा अंदर जाना है,
मैं तो बाहर खड़ा रहूंगा और जब सोहन पैसे चुरा कर लाएगा उसे लेकर मैं अपने घर आ जाऊंगा। ये सोचकर सोहन खुशीराम के साथ शाम के समय मदन के घर पहुंचा। उन्होंने देखा मदन और उसकी बेटी अभी जाग रहे थे। खुशीराम और सोहन उनकी बातें सुनने लगे। मदन मिनी से कह रहा था, बेटा मैंने कल सेठ खुशीराम को पैसे वापस करने हैं, क्या तुमने पैसे संभाल कर रख दिए हैं? क्योंकि आजकल गांव में चोरियां बहुत हो रही है, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ। मिनी ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने पैसों को अंदर एक मटके के अंदर छुपा कर रख दिया है। आप सुबह पैसे निकालकर सेठ जी को जरूर दे देना। उसके बाद मिनी और मदन सोने के लिए चले गए। उनके सोने के बाद सोहन और खुशीराम ने देखा कि मौका अच्छा है। खुशीराम बाहर खड़ा रह गया और सोहन पैसे चुराने के लिए अंदर चला गया। वो उस मटके को ढूंढने लगा जिसमें पैसे रखे हुए थे। सोहन ने देखा अंदर एक मटका पड़ा हुआ है और उसका मुंह लाल कपड़े से ढका हुआ है। उस समय कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक लैंप चल रहा था जिसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। सोहन ने इधर उधर देखा और मटके को कपड़े को हटाया और पैसे निकालने के लिए अंदर हाथ डाल दिया। जैसे ही सोहन ने मटके के अंदर हाथ डाला उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने एकदम झटके से हाथ को बाहर खींच लिया। उसने देखा उसके हाथों में मधुमक्खियां चिपटी हुई थी। सोहन ये देखकर घबरा गया और बाहर की तरफ भागा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। सोहन दरवाजा खोलकर तेजी से भाग निकला। उसके पूरे शरीर पर मधुमक्खी चिपक गई थी। खुशीराम ने जब उसको देखा तो वो भी दौड़ने लगा। मधुमक्खियां उसको भी काटने लगी। दोनों चिल्लाते हुए वहां से भागे। उनकी चीख सुनकर मदन और मिनी हंसते हुए बाहर निकले। उन्होंने देखा सोहन और खुशीराम शरीर को मलते हुए भाग रहे थे। मिनी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, देखो पिताजी, मैंने इनका हाल वैसा ही कर दिया जैसा ये हमारे साथ करना चाहते थे। मदन ने खुशी से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटी तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम पर नाज है। फिर मदन हंसते हुए बोला, अब खुशीराम और सोहन कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। तुमने दोनों को अच्छा सा सबक सिखाया। मदन की बात सुनकर मिनी ने कहा, पिताजी सबक सिखाना इनको जरूरी था, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो उनके काम में उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये कुदरत का ही असूल है कि अगर कोई किसी के लिए कुआं खोदता है तो वो खुद ही उसमें गिरता है। जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है। इसलिए इस कहानी से सबक लेते हुए हमेशा अच्छे और भले काम करने चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।